अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। आज की क्लास का एजेंडा जो हमारे पास की अमेंडमेंट्स आई हैं, जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं CFF2 कॉर्पोरेट लॉ विंटर 23 और ऑनवर्ड्स के लिए, वो सारी की सारी आज हम डिस्कस कर लेंगे। हार्डली हमें 30 से 45 मिनट लगेंगे और जो भी चेंजेस है उसको हम साथ साथ कवर कर लेते हैं। हम लेके चलते हैं कंपनीज एक्ट से। सबसे पहला जो हमारे पास चेंज आया है वो चेंज आया है कंपनीज एक्ट में। हमारे पास जो ड्यूटीज़ या पावर ऑफ डायरेक्टर्स थी उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि जी एस में भी स्पेसिफाइड, सही है। उस सेक्शन को अब SRO के तहत स्पेसिफाई कर दिया गया कि बोर्ड की क्या लिमिट होगी या बोर्ड की अप्रूवल की ज़रूरत कब होगी विद रिस्पेक्ट टू एनी एडिशन या डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पहला काम ये करते हैं, कंपनीज एक्ट का वो सेक्शन देख लेते हैं और उस सेक्शन के ऊपर जो SRO आया है उसको भी देख लेते हैं। अगर हम क्लॉज आई को देखें तो हमारे पास जो सेक्शन है पावर ऑफ बोर्ड सेक्शन 183, उसके ऊपर हमारे पास जो क्लॉज आई है और उसमें वो कहता है टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एनी सिंगल आइटम्स और डिस्पोज ऑफ अ फिक्स एसेट इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट एज मे बी स्पेसिफाइड, सही है। अब ये स्पेसिफाई कहाँ किया गया, ये एक अमेंडमेंट आई है और इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है SRO के तहत। इस चीज़ को SRO 627 के तहत स्पेसिफाई कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप मेन हेडिंग देखें तो मेन हेडिंग हमारे पास ये है कि बोर्ड के पास ये फॉलोइंग पावर है कि वो एक्सरसाइज कर सकता है, बोर्ड के रेजोल्यूशन से इस बोर्ड सारे काम कर सकता है। इसके लिए उसको मेंबर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक लिमिट बता दी गई कि जी ये लिमिट होगी तो आपने बोर्ड के पास जाना है और बोर्ड से अप्रूवल करवानी है। वो SRO क्या है उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास की चेंजेस की टॉप शीट है और इस टॉप शीट के अगर हम देखें सीरियल नंबर 1 जिसमें वो बात करता है अप्रूवल से रिलेटेड, SRO से रिलेटेड, उस सीरियल नंबर 1 में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ की चेंजेस हैं जिसको वो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज आई ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 183 ऑफ द एक्ट इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी एंड अ लार्ज साइज कंपनी। और ये हम स्केड्यूल में पढ़ चुके हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी क्या होती है, लार्ज साइज कंपनी क्या होती है। यहाँ पे कंपनी की बाइफिकेशन की बेसिस पे बोर्ड की अप्रूवल्स बताई गई है। इन केस ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी एंड अ लार्ज साइज कंपनी द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर to be incurred on any single item shall be more than 25 million rupees। ये सुनिएगा मेरी बात को, कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप कोई किसी सिंगल आइटम के ऊपर अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और वो 25 मिलियन से ज्यादा है तो फिर उसके लिए आपको बोर्ड की अप्रूवल मैंडेटरी है। ये बोर्ड के पास पावर है कि बोर्ड ने उसको अप्रूव करना ही करना है, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ बुक वैल्यू फॉर द डिस्पोजल ऑफ, अब देखिए पहले उसने बात करी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, अब वो बात कर रहे हैं डिस्पोजल की। तो मतलब इस क्लॉज के अंदर, इस SRO के इस क्लॉज के अंदर दो चीजें कवर्ड हो रही हैं। पहली चीज कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी या फिर हमारे पास लार्ज साइज कंपनी अगर कोई सिंगल आइटम के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, द टू बी इंकर ऑन सिंगल शैल बी मोर देन, तो अगर वो कैपिटल में 25 मिलियन से ज्यादा है तो बोर्ड का अप्रूवल नेसेसरी है। बोर्ड के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। जिस तरह बोर्ड के अप्रूवल के बगैर FS ऑथराइज नहीं हो सकता, FS अप्रूव नहीं हो सकते, इसी तरीके से यहां पे भी ये रिक्वायरमेंट है। एक कंपनी का बहुत बड़ा प्लांट है, सही है, उस प्लांट में अगर उसको लगता है कि उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है और वो 25 मिलियन से ज्यादा है, बोर्ड की अप्रूवल लेना मस्ट है, अदरवाइज CFO CO के अप्रूवल से भी काम चल जाएगा, सही है। एंड द अमाउंट ऑफ बुक वैल्यू फॉर द डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट शैल बी मोर देन 5 मिलियन रुपीज और 1% of the total assets of the company whichever is lower। डिस्पोजल में वो आपको दो लिमिट बताता है। वो कहता है कि जी अगर आप कोई एसेट डिस्पोज कर रहे हैं उसकी बुक वैल्यू अगर 5 मिलियन से ज़्यादा है, बोर्ड के अप्रूवल के बगैर वो एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता। या अगर उसकी वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 5 मिलियन से कम है लेकिन टोटल एसेट्स के 1% बनता है, दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो भी आपको बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है, आप इसको यूं समझें कि एक कंपनी है वो अपना एक एसेट डिस्पोज ऑफ करने जा रही है जो कि 4 मिलियन का, उसकी बुक वैल्यू 4 मिलियन की, ठीक है, या वो 4 मिलियन के एसेट को डिस्पोज ऑफ करने जा रही है। और मेरे पास जो अगर मैं देखूं तो ये 5 मिलियन में तो नहीं, 5 मिलियन से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जिसके पास टोटल एसेट्स जो बुक वैल्यू पे आ रहे हैं, जो फाइनेंस में कैरी हो रहे हैं, वो है ही 30 मिलियन के, सही है। अगर वो अब ये वो 300 मिलियन के लेट्स है, अगर वो 300 मिलियन के तो उसका 1% बनता है 3 मिलियन। इसका मतलब है चूंकि दोनों में से लोअर ऑफ 5 मिलियन और 3 विच एवर इज लोअर 3 मिलियन, बेचने कितने का जा रहा हूं, 4 मिलियन का, सही है। या जो एसेट बेचने जा रहा हूं उसकी बुक वैल्यू कितने की, 4 मिलियन की, आपको अब भी बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सही है। इसलिए इसी तरीके से सेम क्लॉज वापस से रिपीट हो रहा है, लेकिन सिर्फ कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया है। इन केस ऑफ मीडियम साइज्ड एंड स्मॉल साइज कंपनी द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बी इनकर्ड ऑन एनी सिंगल आइटम शैल बी मोर देन 5 मिलियन रुपीस। ऊपर चूंकि कंपनी बड़ी थी तो लिमिट भी बड़ी रखी गई थी 25 मिलियन की, यहां पर चूंकि कंपनी छोटी कर दी गई है तो यहां लिमिट को भी कम कर देगा। अगर 5 मिलियन से ऊपर की आप डिस्पोजल करने जा रहे हैं स्मॉल साइज कंपनी या मीडियम साइज कंपनी में, तो यहां पे आपको बोर्ड की अप्रूवल लेने की जरूरत है। एंड फिर वापस से वही डिस्पोजल वाली बात करता है, एंड द अमाउंट ऑफ बुक वैल्यू फॉर द डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट शैल बी मोर देन 1 मिलियन रुपीस और 1% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ कंपनी विच एवरेज लोअर। सेम फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई हो जाएगा।
प्रोवाइडेड दैट, अब वो कह रहा है प्रोवाइडेड एनी अमाउंट ऑफ एन एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल नॉट एक्सीडिंग द एफोरसेड लिमिटेड, अगर वो उस लिमिट से एक्सीड नहीं करते फिर अप्रूव कौन करेगा? एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए एंड बी मे बी अप्रूव्ड बाय द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड कंप्राइजिंग एटलीस्ट वन डायरेक्टर एंड कमिटी शेल सबमिट टू द बोर्ड ऑन बाई एनुअल बेसिस अ पोस्ट फैक्टो रिपोर्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। यहां पर उसने बोर्ड को कहा कि जी ठीक है, अगर 5 मिलियन से ऊपर की एडिशन नहीं हो रही लाइट से तो आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक कमेटी बना सकते हैं और वो कमेटी अप्रूव करेगी, बार बार बोर्ड के पास 2-2 4-4 मिलियन की चीजें ना आए, वो कमेटी अप्रूवल करेगी, लेकिन कमेटी बाई एनुअल बेसिस पे साल में 2 बार आपके पास आएगी और आपसे पोस्ट फैक्टो अप्रूवल करवा लेगी। मतलब खर्चा हो चुका है, प्लांट भी आ चुका है, काम भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, ताकि आपके नॉलेज में रहे कि ये एडिशंस भी हुई हैं। द बोर्ड शैल हैव द पावर टू अप्रूव द कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट एज प्रोवाइडेड क्लॉज ए एंड बी अबव इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट एज स्पेसिफाइड। बोर्ड के पास ये पावर है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को, डिस्पोजल को अप्रूव, अगर एक बोर्ड है सेठिया कंपनी, वो कहता है नहीं जी 5 लाख रुपए की भी एडिशन होगी, मेरी अप्रूवल होगी, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं। द बोर्ड शैल हैव द पावर टू अप्रूव द कैपिटल एक्सपेंडिचर डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट एज स्पेसिफाइड। तो अगर ऊपर लिमिट जो बताइए उसके अगेंस्ट भी अगर आप जाना चाहते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आखिरी चीज उसने कही और बड़ी जबरदस्त कही, उसने कहा एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट और डिस्पोजल देयर ऑफ। सही है, चाहे 2 लाख रुपए की लैंड बेचें, चाहे 2 अरब रुपए की लैंड बेचें, या 2 लाख रुपए की लैंड खरीदें, या 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदें, मे बी मेड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 183 ऑफ द एक्ट। यहां पे अगर आप कोई भी लैंड या बिल्डिंग को, चाहे उसकी अमाउंट कुछ भी हो, अगर मैं देखूं तो ऊपर जब वो बात करता है एसेट की, तो एसेट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग भी आ जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि नहीं जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऊपर जो भी लिखा गया है, अगर कोई लैंड और बिल्डिंग में एडिशन डिस्पोजल हो रही है, आपने अमाउंट नहीं देखनी, वो बोर्ड के अप्रूवल के तहत ही होगी। इस एसआरओ के बाद बहुत सी कंपनीज ने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया है। आप एज्यूम करें अगर बहुत बड़ा पाकिस्तान में बैंक है और उसका एक बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, आप सोचें बैंक्स में तो 25-50 मिलियन की एडिशन यूँ हो रही होती है, एक ब्रांच में आपने एडिशन करनी है, 10 एसी लगाना है, इन सारी चीज़ों के लिए अब ये सारे के सारे मैटर्स बोर्ड के पास जा रहे हैं। सही है, A to Z चीज़ें बोर्ड के पास जा रही हैं, बोर्ड से अप्रूवल ली जा रही हैं। तो लेकिन इसके बोर्ड को इसमें मुश्किल आते हैं, मैनेजमेंट को इसमें मुश्किल आते हैं कि जी हर एक चीज़ बोर्ड के पास लेके जानी है, बोर्ड के अप्रूव करनी है। लेकिन इस एसआरओ का अल्टीमेट पर्पस ये है कि जी बोर्ड सारी चीज़ों को ओवरसाइट करे। टेक्निकली स्पीकिंग जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है बोर्ड का, वो यही है कि जी कंपनी के असासों का ख्याल रखे। ये जो असासे हैं ये शेयर होल्डर्स के हैं, वो बोर्ड पे ट्रस्ट करते हैं। तो कोई भी चीज़ आती है, कोई भी चीज़ जाती है, उसके ऊपर बोर्ड की ओवरसाइट करना ज़रूरी है। ये हमारे पास पहली अमेंडमेंट थी। अगली जो अमेंडमेंट है हमारे पास कंपनीज एक्ट से, मैं इसको लिंक करता हूँ, और वो अमेंडमेंट है हमारे पास कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रेगुलेशन। सही है, कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रेगुलेशन में भी 3 मई 2030 को एक अमेंडमेंट आई थी। कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रेगुलेशन जो आपके पोर्टल पे है वो अपडेटेड वाला ही है। सही है, तो इस चीज़ पर आप परेशान ना होइएगा कि इस अमेंडमेंट को अलग से देखने की ज़रूरत है। जो इन कॉर्पोरेशन का हैंड आउट और जो इन कॉर्पोरेशन रेगुलेशन की चीज़ें हैं उसको हम ऑलरेडी अपने अपडेटेड नोट्स में कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए अगर कोई फॉरेन कंपनी होगी तो उसके ऊपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कर दिए कि जी ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करवा के, सर्टिफाइड करवा के जमा कराने हैं। सिर्फ ये चेंजेस के अलावा और कोई भी चेंज नहीं है। वो चीज़ हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन में पढ़ चुके हैं। अगली जो चेंज है प्यारे बच्चों वो हमारे पास है NBFC की। नेक्स्ट जो हमारे पास चेंज है NBFC का, और NBFC में जो SRO आया है वो शायद 70 पेज का आया है, लेकिन हमारे लिए जो रेलिवेंट है वो सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ रेलिवेंट है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। उन चेंजेस में से भी जो मेजॉरिटी चेंजेस हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, मतलब कि वो डेफिनेशन में अगर चेंज आया तो वो डेफिनेशन आगे कहीं लिंक हो रही है, वो चीज़ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो रेगुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अभी हम एक काम ये करते हैं कि NBFC में जो चेंजेस आई हैं फ़ौरन से उसको हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। कोई सिग्निफिकेंट टेक्निकल चेंज इतना खासा नहीं आया है। ओवरऑल जो NBFC का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आप कह सकते हैं कि इनकन्सिस्टेंसी थी रूल्स में और रेगुलेशन में, उसको थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश की गई है। ओवरऑल इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आई हैं। चलें जी, सबसे पहला चेंज हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो NBFC रेगुलेशन में नोटिफिकेशन वाला एरिया था, प्रीएम्बल वाला एरिया था, इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है। और चेंज सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है इसमें हमारे पास कि इसके अंदर हमने डिस्काउंटिंग सर्विस और माइक्रो फाइनेंस सर्विस को ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंटिंग सर्विस और माइक्रो फाइनेंस सर्विस को ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चेंज नहीं है। प्रीएम्बल में सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन को ये कह दिया गया है कि जी हमारे पास डिस्काउंटिंग सर्विस और माइक्रो फाइनेंस भी इसके अंदर कवर्ड हो होंगे। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। इसके बाद अगर हम आगे चलें डेफिनेशन में, तो हमारे पास डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आई हैं, और वो चेंजेस ये हैं कि जो क्लोज एंड फंड की, अगर मैं आपको पुरानी रेगुलेशंस दिखाऊँ तो हमारे पास क्लोज एंड फंड में
एक डेफिनेशन थी और डेफिनेशन ये थी मीन्स एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और आ क्लोज एंड स्कीम, सही है। और फिर नीचे क्लोज एंड स्कीम को डिफाइन किया गया था। अब लॉ ने ये कर दिया है एसआरओ के तहत चेंज करके इस क्लोज एंड स्कीम को ऊपर लेके चले गए हैं और इस पूरे सेक्शन को ओमिट कर दिया है। कोई बड़ा टेक्निकल चेंज नहीं है, जितनी भी अमेंडमेंट है मैं सारी आपको कवर करा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ उसने ये काम किया है, इसको भी हम फोन से देख लेते हैं। इसको ओमिट कर दिया है इसने और क्लोज एंड फंड की डेफिनेशन वही लिखी हुई है जो पहले हमारे पास यहाँ पे क्लोज एंड स्कीम में लिखी हुई आती थी। थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूँ, क्लोज एंड फंड होता क्या है। क्लोज एंड फंड ये होते हैं कि एक म्यूचुअल फंड आप लोगों से पैसे मांगता है, आपसे कहता है मुझसे यूनिट खरीदो। जैसे ही आपको यूनिट बेचता है फिर वो अपनी दुकान बंद कर देता है, अपना काउंटर बंद कर देता है। क्लोज एंड फंड इसका मतलब ये कि जी अब अगर आपने यूनिट बेचने हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज से रुजू करें, मार्केट से रुजू करें, मार्केट में आप बेचें। आप बेचने खरीदने के लिए बार बार मेरे पास ना आइएगा। ये यूनिट्स हैं, मैंने आपको बेच चुका हूँ, मुझे 500 मिलियन चाहिए थे, 500 मिलियन में लगा चुका हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है। बेचने खरीदने वहाँ से खरीदो, मैं अपनी दुकान बंद कर चुका हूँ, बस खत्म। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्लोज एंड फंड का। जैसा कि कंपनी में कॉन्सेप्ट होता है, कंपनी आपसे पैसे लेती है, जब पैसे लेती है तो सारे काउंटर भी खुले रखती है, बैंक भी खुले रखती है, पैसे लेती है, शेयर्स देती है। जहाँ पैसे आ गए शेयर्स उसने इशू कर दिया, उसने अपनी दुकान बंद कर दी। उसने कहा कि जी अब मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है, आप मेरे पास ना आइएगा शेयर्स बेचने के लिए, ना मेरे पास आएगा शेयर्स खरीदने के लिए। अब आप जाकर स्टॉक एक्सचेंज से डील करें। यही कॉन्सेप्ट है क्लोज एंड फंड का। सेम चीज़ यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही थी, उसी को इसने करेक्ट कर दी है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलें। एक चीज़ जो कि हमारे पास ऐड हुई है वो हमारे पास है, कुछ डेफिनेशंस हमारे पास मज़ीद ऐड हुई हैं बच्चों। और वो डेफिनेशंस अगर हम देखें तो हमारे पास डेटा और डिजिटल से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। देखें हमारे पास जितना भी बैंकिंग सेक्टर है वो सारा का सारा डेटा बेस्ड चलता है, सही है। अगर आप सीडीसी स्टॉक एक्सचेंज को भी देखें तो वो भी डेटा बेस्ड है। आपको स्टॉक एक्सचेंज जाने की ज़रूरत नहीं है शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए। आप मोबाइल से, लैपटॉप से, एप्लीकेशन से शेयर्स खरीद सकते हैं, शेयर्स बेच सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बैंक में हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने तो आपको बैंक में जाने की ज़रूरत पड़े। आप ये सारा का सारा काम क्या कहते हैं मोबाइल से, एप्लीकेशन से, वेबसाइट से कर सकते हैं। ये चीज़ म्यूचुअल फंड में नहीं थी, रिसेंटली आना स्टार्ट हो गई है। जब आना स्टार्ट हो गई है अब म्यूचुअल फंड के लिए भी उस बंदे को आपके पास अगर आपने यूनिट खरीदने हैं, मज़ीद यूनिट खरीदने, तो पहले क्या होता था, कॉल करते थे, वो आता था, फ़ोन करते थे, चीज़ें करते थे, फॉर्म भरते थे। अब ये सारा का सारा काम डिजिटल हो रहा है। इस चीज़ को एनबीएफसी ने अपनी डेफिनेशन में कवर कर दिया है। डेटा प्रोसेसिंग शैल मीन एनी ऑपरेशन और सेट ऑफ ऑपरेशन विच इज़ परफॉर्म अपॉन द यूजर्स डेटा वेदर और नॉट बाय द ऑटोमेटिक मीन्स सच एज कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरेज, एडॉप्शन, ऑल्ट्रेशन, रिट्रीवल, कंसल्टेशन, यूज, disclosure by transmission, disseminating or otherwise making available, aligning or combining, blocking, erasing और destroying of the data। तो जितना भी डेटा आपके पास है उसकी अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन इंक्लूड कर दी गई। डिजिटल फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी मींस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी, फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी, सही है, थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इंटरनेट बेस्ड चैनल एप्लीकेशन टूल्स विद लिमिटेड और नो ह्यूमन इंटरेक्शन। डिजिटल लैंडिंग मींस प्रोवाइडिंग फाइनेंस थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इंटरनेट बेस्ड चैनल एप्लीकेशन टूल्स विद लिमिटेड और नो ह्यूमन इंटरेक्शन फॉर लोन एप्लीकेशन, अप्रूवल, डिसबर्समेंट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। माइक्रो फाइनेंसिंग जो है हमारे पास एनबीएफसी का पार्ट होता है। अगर ऐसी कोई माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक है जो या कोई लैंडिंग एनबीएफसी है, अगर वो लैंड कर रही है थ्रू डिजिटल लैंडिंग तो उसको भी यहाँ पे कवर कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर डिजिटल ट्रस्टी है मीन्स अ ट्रस्टी दैट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इंटरनेट बेस्ड चैनल एप्लीकेशन टूल्स विद लिमिटेड और नो ह्यूमन इंटरेक्शन। इस चीज़ को अब एनबीएफसी ने ऐड कर दिया है, कुछ डेफिनेशंस को ऐड कर दिए। ओवरऑल एनबीएफसी की कंडीशंस में, एनबीएफसी की कंप्लाइंसेस में, एनबीएफसी के लिमिट्स में, ओवरऑल एनबीएफसी के कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, सही। अब तक जितनी भी चेंजेस हमने पढ़ी कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों दो चेंजेस जो हमारे पास हुई हैं वो ये हुई हैं कि हमारे पास पहले लॉ में एनबीएफसी रेगुलेशन में एलिजिबल इन्वेस्टर की एक डेफिनेशन आती थी और इक्विटी ऑफ द बोरोवर की डेफिनेशन आती थी। इन दोनों डेफिनेशन को अब एलिमिनेट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ये दोनों डेफिनेशन हमारे लिए अब रेलेवेंट नहीं है, एनबीएफसी रेगुलेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप इक्विटी ऑफ द बोरोवर को भी देखें तो ये डेफिनेशन तो पहले मौजूद थी हमारे पास, लेकिन इसकी लिंकिंग या फिर इसकी एप्लीकेशन आगे एनबीएफसी रेगुलेशन में नहीं थी। और जितने रेगुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है उसमें तो ये चीज़ थी नहीं। उसमें हमेशा एनबीएफसी की इक्विटी से आपने हर चीज़ को कंपेयर करना है, इक्विटी ऑफ द बोरोवर से कंपेयर नहीं करना होता था। इक्विटी आपकी कंपनी की जो इक्विटी थी उससे कंपेयर हो रही होती थी। तो ये चीज़ हमारे पास एक एडिशनल आ रही थी, अननेसेसरी आ रही थी, इसको भी लॉ ने डिलीट कर दिया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया। जो दो डेफिनेशन हम ये पढ़ते थे इक्विटी ऑफ द बोरोवर की, वो हमारे पास अब रेलिवेंट नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास एक और डेफिनेशन होती थी फाइनेंस की। फाइनेंस की डेफिनेशन को भी डिलीट कर दिया गया है। जो ये फाइनेंस की डेफिनेशन आ रही थी उसको यहाँ पे डिलीट कर दिया। फाइनेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी भी थी क्लास में, लेकिन इसकी एप्लीकेशन आगे हमें कहीं हमारे इस रिस्पेक्टिव सिलेबस में नहीं दिखी थी। तो अगर ये डिलीट हो भी रही है तो इससे कोई इम्पैक्ट मेरे ओवरऑल सिलेबस में नहीं आ रहा।
इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कंपनी की भी जो डेफिनेशन थी वो इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन को भी डिलीट कर दिया गया है, बिकॉज वो कह ही ये रहा है कि मीन्स अ कंपनी विद रजिस्टर विद द कमीशन इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन। और यहाँ पे रेगुलेशन में इन्वेस्टमेंट कंपनी को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था, रूल्स में डिफाइन किया हुआ था, नीचे सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी के इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बताई गई थी, एक अननेसेसरी चीज़ आ रही थी, इसको भी डिलीट कर दिया गया। मार्जिन फाइनेंसिंग की डेफिनेशन में एक चेंज आया है। मार्जिन फाइनेंसिंग हमारे लिए अगर देखें तो आगे जाके इसके हमारे जो हमने कानून पढ़े थे उसमें इतनी एप्लीकेशन आ भी नहीं रही थी इसमें, लेकिन मार्जिन फाइनेंसिंग की डेफिनेशन पहले क्या थी। मार्जिन फाइनेंसिंग मींस मार्जिन फाइनेंसिंग एज डिफाइंड इन सब रूल के ऑफ रूल 2 ऑफ द सिक्योरिटीज लेवरेज मार्केट्स एंड प्लेजिंग रूल्स 2011। और यहाँ पे उसने कहा कि शेल हैव द सेम मीनिंग, सही है। वहाँ पे वो कह रहा था कि जी मींस मार्जिन फाइनेंसिंग एज डिफाइंड, बस एक चेंज आया है और उसने चेंज क्या करा, उसने चेंज ये कर दिया है, शेल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट अंडर द। यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई आ रही है सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज किया गया, इसके अलावा कोई मतलब कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ एक पुअर पर्सन की डेफिनेशन हमारे पास थी, और पुअर पर्सन की डेफिनेशन में जो अमाउंट थी हमारे पास उस अमाउंट को चेंज कर दिया गया है। पहले 6 लाख रुपए की अमाउंट आ रही थी, अब उसने हमें पुअर पर्सन की डेफिनेशन में जो अमाउंट कर दी है 1.2 मिलियन की कर दी है, सही है। तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, गुर्बत बहुत बढ़ रही है, तो पुअर पर्सन की डेफिनेशन को तो और कम होना चाहिए था, लेकिन लॉ ने उसको बढ़ा दिया है और इसको 1.2 मिलियन कर दिया है। ये एक चेंज आया हमारे पास, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ यार अगर आके पूछेगा पुअर पर्सन आ रहा होगा तो पुअर पर्सन में 1.2 मिलियन का अमाउंट अब आपने लेना होगा। उसके बाद हमारे पास जो चेंज आया है वो रेडिली रियलाइज्ड एसेट की डेफिनेशन में चेंज आया है। पहले रेडिली रियलाइज्ड एसेट की डेफिनेशन होती थी इंक्लूड्स द लिक्विड एसेट इन स्टॉक प्लेस्ड विद द एनबीएफसी एंड आर इन देयर पोजीशन विद परफेक्टली एंड ड्यूली सपोर्टेड विद द। तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन जो कि वर्ड रेडिली का यूज हो रहा है कि मतलब वो एसेट जो कि एनबीएफसी के पास पड़े हुए, सही है, ये आगे हमें स्टॉक की वैल्यूएशन में और एफएससी बेनिफिट के लिए यूज हो रहा होता है। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें लिखा हुआ था जो चीज मेरे पास पड़ी है वो रेडिली प्लेस्ड एसेट है मेरे पास। यहाँ पे इसको चेंज कर दिया गया है डेफिनेशन को, और डेफिनेशन में जो ऐड किया गया है हमारे पास वो कहा गया है इंक्लूड द लिक्विड एसेट एंड स्टॉक प्लेस्ड विद द एनबीएफसी एंड आर इन देयर पोजीशन डायरेक्टली, और ये जो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ आ रहा है डायरेक्टली का पहले भी वर्ड था, और हेल्ड थ्रू अनदर एनबीएफसी, किसी और एनबीएफसी के पास पड़ी है, और अ स्केड्यूल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द एनबीएफसी, मेरे बिहाफ पे किसी और एनबीएफसी के पास पड़ा हुआ है या मैंने किसी और स्केड्यूल बैंक के पास रखवाया हुआ है मेरा, ये भी रेडिली प्लेस्ड एसेट की डेफिनेशन में, रेडिली रियलाइज्ड एसेट की डेफिनेशन में कंसीडर किया जाएगा। सिर्फ ये चाहिए, पहले ये कहा जाता था रेडी का मतलब, देखिए प्लेस्ड एसेट तो दोनों केस में रेडिली अवेलेबल का मतलब यह था कि पहले जो चीज आपके पास है वो रेडिली अवेलेबल है, दूसरे केस में वो कह रहे हैं कि नहीं आपके पास हो या आपके बिहाफ में किसी और एनबीएफसी या किसी और स्केड्यूल्ड बैंक के पास हो तब भी आप रेडिली प्लेस्ड एसेट का बेनिफिट ले सकते हैं, या आगे जहां जहां पे एप्लीकेशन आ रही है इन एसेट को भी आप रेडिली प्लेस्ड एसेट में या रियलाइजेबल एसेट में तस्वुर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक चेंज आया था। इसके बाद हमारे पास जो रेगुलेशन 3 थी एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट, इसमें एक थोड़ा सा चेंज आया है, और एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट में अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट पहले ये ख़त्म हो रहा था इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस में, अब इसमें हमें ऐड कर दिया है इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस रिस्ट्रिक्टेड टू माइक्रो फाइनेंस। इसको एक अलग से चीज़ बना दी है, माइक्रो फाइनेंस की पूरी एक रेगुलेशन है जो कि ऑलरेडी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सही है। इसमें से जितनी भी चीज़ें लीजिंग डिस्काउंट सर्विस उस सब के ऊपर एनबीएफसी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं, वो सारे के सारे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओवरऑल एनबीएफसी को कवर करने की कोशिश करी है, और जो ओवरऑल लैंडिंग या डिपॉजिट या फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी उसके कुछ सेक्शंस को कवर करने की कोशिश करी है, तो ये भी इतना बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट की एक चीज़ होती थी हमारे पास, एंड एनबीएफसी लाइसेंस बाय द कमीशन टू अंडरटेक फॉर्म बिजनेस मेंशन दिस मीट द मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट। सेम सेक्शन है प्यारे बच्चों, बस चेंज ये आया है कि इसकी एक प्रॉपर हेडिंग डाल दी गई है और इसके अलावा और कोई चेंज नहीं, इसको अब एक प्रॉपर हेडिंग के थ्रू कवर किया गया। थोड़ा सा और आते हैं रेगुलेशन 10 में हमारे पास कुछ चेंजेस आई हैं, और चेंजेस सिर्फ और सिर्फ ये आई है कि जो हमारे पास डेज थे उन डेज को चेंज कर दिया गया। मैं आपके साथ लॉ थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। प्रोसीजर फॉर द अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एनबीएफसी, मतलब सारी एनबीएफसी शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट और एनी चेंज इन इट्स डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इन द एजीएम और यूएनजीएम 10 days before the date of the meeting in which election of directors is to be held, shall submit an application for the individual seeking to contest the election whether they are retiring or otherwise, सही है, shall submit an application।
उसके बाद वो कहता था कि जी विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इन अ जनरल मीटिंग द एनबीएफसी शैल सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव इन केस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी कैजुअल वैकेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर और अ चीफ एग्जीक्यूटिव द एनबीएफसी शैल सबमिट एन एप्लीकेशन विद इन 10 days। तो यहाँ पे जो आपने रेगुलेटर को एससीसीपी को एप्लीकेशन सबमिट करवानी थी, नोटिफाई करवाना था, उस चीज़ के ऊपर चेंज आया है। स्ट्रक्चरल चेंज कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चरल चेंज कुछ भी नहीं है, दी ओनली चेंजेस कि डेट्स वगैरह को चेंज कर दी गई है। इसको देख लेते हैं वापस से। An NBFC shall follow the following procedure for obtaining the approval of the appointment or reappointment or any change of its director or chief executive. पहला, in case of election of director in the AGM or UAGM 10 days before the date of the meeting in which the election of director is to be held shall submit an application. ये same है। Within 30 days from the date of election of director in a general meeting or the office of the chief executive falling vacant as the case may be, the NBFC shall submit an application complete in all respect for obtaining the approval of the appointment or reappointment। यहाँ पे अगर आप देखें प्यारे बच्चों तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है within 30 days from the date of election of director, पहले लिखा हुआ था विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। सही है। और ये जो दो चीज़ें थी इन दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। कोई भी चेंज नहीं है। जो लॉ आपने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्चुअली वो लॉ बिल्कुल सेम है। अगर पेपर में सवाल आता है किताब वैसे ही रेफ़र करनी होती है, किताब आपके पास अपडेटेड है। जब किताब में आप जाएंगे तो आपको 10 days नहीं दिखेगा, आपको 30 days दिखेगा, इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं है। तो अगर यहाँ प्रोसीजर वाले सेक्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ जो डेज़ की रिक्वायरमेंट थी, जब कहीं पे 10 दिन लिखा रहा था उसको 30 दिन कर दिया है, सिर्फ वहाँ पे चेंजेस है। 2-3 चीज़ें रिपीट हो रही थी प्रोविजन में दिए हुए थे, उनको मर्ज कर दिया गया। कॉन्सेप्चुअली हमारा कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं है, सिर्फ डेज चेंज हो रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास रेगुलेशन 15A में ये प्रोविजो आ रहा था और इस प्रोविज़न को अब एसआरओ के तहत डिलीट कर दिया गया है, बिकॉज एसआरओ में लिखा था विद इन द रिक्वायरमेंट विद इन 1 year ऑफ द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन। तो रेगुलेशन आए हुए तो बहुत साल हो चुके हैं, ये एक रिडंडेंट था, इस चीज़ को अब डिलीट कर दी गई। अब ये रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज जो भी एनबीएफसी उस वक्त बनी हुई थी ये लॉ में उसने उसको उस साल कंप्लाई करना था, इसलिए पेपर के लिए भी रेलिवेंट नहीं होता, बिकॉज रेगुलेशन बहुत पहले की आई हुई है। ये वाला क्लॉज ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, अब ये रेलिवेंट नहीं है तो उसको डिलीट कर दिया गया। इसके बाद हमारे पास एक सेक्शन था मिनिमम एक्सपोजर ऑफ एनबीएफसी टू अ सिंगल पर्सन और ग्रुप। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसके अंदर बहुत सारे सिनेरियोज आ रहे थे। इसमें एक सिनेरियो हमारे पास ये आ रहा था कि 85% अगर मैं ये देख लूँ एक्सपोजर अंडर दिस रेगुलेशन शैल बी कैलकुलेटेड। तो एक्सपोजर की कैलकुलेशन के लिए हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ था उसमें था 85% ऑफ द अनकंडीशनल फाइनेंशियल गारंटीज पेबल ऑन डिमांड issued by the scheduled bank rated at least A or equivalent by a credit rating agency registered with the commission accepted as collateral by NBFC shall be deducted from the exposure। shall be deducted from the exposure। लॉ में आपके साथ पढ़ लेता हूँ ताकि आपने वैसे हमने पढ़ा हुआ है कि the total outstanding exposure fund based and non fund based by an NBFC to a person shall not at any time exceed 20% of the equity of an NBFC as disclosed in the latest audited equity of the borrower नहीं equity of the NBFC। सही है। equity of the borrower की definition हमारे पास redundant थी, उसको डिलीट कर दिया गया है। the total outstanding एक्सपोजर फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड बाय एन एनबीएफसी टू अ ग्रुप शैल नॉट एट एनी टाइम एक्सीड। तो यहाँ पे जो हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर निकालना है इसकी कैलकुलेशन इसने हमें यहाँ पे बताई हुई थी सब रेगुलेशन 4 में, और वो आपसे कह रहा होता था कि एक्सपोजर अंडर दिस रेगुलेशन शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर के टोटल एक्सपोजर आपने लेना है, उसमें से क्या क्या आप डिडक्ट कर सकते हैं। 100% ऑफ द डिपॉजिट प्लेस्ड विद द लैंडिंग एनबीएफसी अंडर परफेक्ट लियन शैल बी डिडक्टेड। ये कंप्लीटली सिक्योर्ड आपका होता है तो इसमें कोई थ्रेट नहीं है, इसको आप एक्सपोजर से माइनस कर सकते हैं। ये डिडक्शन वाली चीज़ें बता रहा था। यहाँ पे एक चेंज आया है, अगर आप देखें चेंज क्या आया हमारे पास 85% ऑफ द अनकंडीशनल फाइनेंशियल गारंटी पेबल ऑन डिमांड इशूड बाय द स्केड्यूल्ड बैंक और एनबीएफसी एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ द इश्यूज ऑफ गारंटी। पहले से वो सिर्फ स्केड्यूल बैंक को कवर कर रहा था, पुराना कानून आपके सिर्फ स्केड्यूल बैंक को कवर कर रहा था। अब उसने यहां पे लिख दिया कि जी अगर कोई एनबीएफसी और उसका काम ही ये है कि वो गारंटी इशू करता है, उसको भी आप इसमें कवर करेंगे, सिर्फ स्केड्यूल बैंक को कवर नहीं करेंगे। बिकॉज अगर कोई एनबीएफसी है जो कि गारंटी देती है, उसका एक्सक्लूसिव बिजनेस ही यही है कि फाइनेंशियल गारंटीज वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है और कमीशन वगैरह रख रहा होता है, तो उसको भी आप कंसिडर करेंगे। सिर्फ ये एक एडिशन आई है। इसका मतलब पहले पेपर में अगर सवाल आता था और सवाल में लिखा हुआ होता था कि जी आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने एक 85% ऑफ द अनकंडीशनल फाइनेंशियल गारंटी पेबल ऑन डिमांड इश्यूड बाय द स्केड्यूल्ड बैंक रेटेड एटलीस्ट ए और इक्विवेलेंट बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड विद द कमीशन एक्सेप्टेड एज कोलैटरल बाय द एनबीएफसी। मैंने किसी को डिपॉजिट दिया, सिक्योरिटी के स्केड्यूल्ड बैंक ने मुझे कोई गारंटी दी हुई है, तो उसने जो मुझे गारंटी का अमाउंट दी है या जो मैंने दिया हुआ अमाउंट एक्सपोजर का, उसमें से मैं सिर्फ 85% डिडक्ट कर सकता हूँ। 15% अभी भी रिस्क है, उसको एक्सपोजर में इंक्लूड करना है। पहले स्केड्यूल्ड बैंक आता था, अब अगर एनबीएफसी ने आपको वो गारंटी दी हुई है तब भी हमारे पास फॉर्मूला सेम रहेगा और कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद हमारे पास
आखिरी जो चेंज आया है वो 18A में आया है। 18A पहले ये कहता था अ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में प्रोवाइड अनसिक्योर्ड फाइनेंस अप टू ₹2 लाख टू अ सिंगल बोरोवर, while a non-deposit taking NBFC may provide unsecured finance up to 10% of its equity to a single borrower, single group. The aggregate of the unsecured finance shall not exceed the equity of the NBFC. यहाँ पे हमारे पास एक कानून था, इस कानून को अगर हम देखें, पहले लिखा हुआ था द एग्रीगेट अनसिक्योर्ड फाइनेंस शैल नॉट एक्सीड द इक्विटी ऑफ द एनबीएफसी। इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है प्यारे बच्चों, और इसको ये कह दिया इन केस ऑफ अ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी द एग्रीगेट अनसिक्योर्ड फाइनेंस शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ इट्स इक्विटी। तो अगर मैं देखूं, पहले से वो सिर्फ एक जनरल था द एग्रीगेट अनसिक्योर्ड फाइनेंस शैल नॉट एक्सीड इक्विटी ऑफ द एनबीएफसी। ये चीज़ दोनों के लिए अप्लाई हो रही थी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के लिए भी अप्लाई हो रही थी, बाकियों के लिए भी अप्लाई हो रही थी। यहाँ पर लॉ ने थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया कि आ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मे प्रोवाइड अनसिक्योर्ड फाइनेंस अप टू दिस while a non deposit taking NBFC। और जब ये अगली जो चीज आई थी कि जी एग्रीगेट ऑफ द अनसिक्योर्ड फाइनेंस एक्सीड नहीं करना चाहिए 50% ऑफ द इक्विटी से, उसको लॉ ने क्लैरिफाई कर दिया कि जी ये अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में। देखिए, चूंकि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो यहां पर लॉ ने कहा जब पब्लिक से पैसा ले रहे हो यार तो तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा। जब आगे लोन भी दे रहे हो तो इस चीज का ख्याल रखना कि तुम जो अनसिक्योर्ड फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हो वो तुम्हारी इक्विटी का 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तुम्हारी इक्विटी का 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को लॉ ने यहां पे क्लैरिफाई कर दिया। ओवरऑल लॉ में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ इस जगह पे चेंज आया हमारे पास जो कि हाईलाइटेड है, और इतना कोई टेक्निकल या सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी नहीं, इसका मतलब आपका अपना पैसा है, आपका अपना पैसा है, जिसको देना है कोई लिमिट नहीं है, एग्रीगेट पे लिमिट नहीं है, सही है। लेकिन यहाँ पे लॉ ने कहा कि चूंकि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, तो यहाँ पे उसने एक लिमिट आपको बता दी है। अगला जो चेंज आया हमारे पास रेगुलेशन 25 में आया है प्यारे बच्चों। रेगुलेशन 25 में अगर आप देखें, आ लैंडिंग एनबीएफसी शैल ऑब्जर्व द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स एसेट एंड प्रोविजनिंग एज प्रोवाइडेड इन द स्केड्यूल 10, प्रोवाइडेड दैट आफ्टर द एडॉप्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IFRS 9 द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS 9 शैल बी एप्लीकेबल इन एडॉप्शन टू टाइम बेस्ड क्राइटेरिया प्रोवाइडेड स्केड्यूल 10। सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंस शैल बी मेड फॉर द रिस्क असेसमेंट वी आर कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। इस चीज के ऊपर लॉ ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। लॉ ने कहा आ लैंडिंग एनबीएफसी shall observe the criteria for the classification, वही substandard doubtful loss ये criteria है, provided that in, अब यहाँ पे एक provision ऐड कर दिया गया है, provided that in case of a loan up to ₹1 lakh that are not secured by any tangible security and having a duration of up to 6 months provided by lending NBFC engaged in investment finance service, the classification criteria specified for microfinance portfolio in schedule 10 shall apply। तो यहाँ पे बड़ा specific कहा गया है कि जी अगर आप एक लैंडिंग एनबीएफसी है इंगेज इन द इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस और आपने ये लैंडिंग करी हुई है जिसका जो लोन की अमाउंट है वो अप टू 1 लाख रुपए और मेच्योरिटी 6 महीने तक है, तो यहाँ पे आपने जो क्राइटेरिया अप्लाई करना है वो माइक्रो फाइनेंस का क्राइटेरिया अप्लाई करना है जो कि स्केड्यूल 10 में माइक्रो फाइनेंस क्राइटेरिया भी यही है, सबस्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस, सही है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन आफ्टर द एडॉप्शन इंप्लीमेंटेशन ऑफ IFRS 9 द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS 9 शैल एप्लीकेबल। IFRS 9 को उसने नहीं छोड़ा, उसने कहा अगर IFRS 9 एप्लीकेबल हो गया तो आपने IFRS 9 के हिसाब से ही प्रोविजनिंग करनी है, और अगर वो प्रोविजनिंग ज़्यादा आ रही है तो आपने उस प्रोविजन को लेना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस ये रिक्वायरमेंट तो आपने अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इतना कोई स्ट्रक्चरल चेंज हमारे पास नहीं आया। एनबीएफसी में प्यारे बच्चों ये हमारे पास ओवरऑल चेंजेस हैं। नंबर्स की बात करूँ तो पुअर पर्सन की डेफिनेशन 6 लाख से 1.2 मिलियन हो गई है, ठीक है। अगर मैं प्लेज रेडिली प्लेज एसेट की बात करूं तो उसके अंदर एक और कंपनी को ऐड कर दिया गया, पहले स्केड्यूल्ड बैंक था, अब एनबीएफसी को भी ऐड कर दिया गया जिसका बिजनेस है कि वो फाइनेंशियल गारंटीज वगैरह प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास जो चेंजेस आई हैं वो इस तरीके से चेंजेस आई हैं। ओवरऑल जो एनबीएफसी आपने पढ़ा हुआ है, जो कंडीशंस हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, जो लिमिट है, उसमें इतनी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आई, लेकिन ज़रूरी है कि अगर अमेंडमेंट हो तो हमारी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई चेंज, ये इतना सा लेक्चर भी अगर आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास चेंजेस आई हैं। लिस्टेड सिक्योरिटी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अनलिस्टेड में कितनी करनी है, उसमें ओवरऑल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आई है। एनबीएफसी को अगर बनाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट करनी पड़ेंगी, क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी, किन किन चीज़ों से कंप्लाई करना पड़ेगा, किन चीज़ों से पहले कंप्लाई करना पड़ेगा, किन चीज़ों से बाद में कंप्लाई करना पड़ेगा, कितनी इक्विटी होनी चाहिए, कंपनी की टाइप क्या होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंज कुछ भी नहीं है, सही है। ऐसा नहीं है कि सिरे से एनबीएफसी चेंज हो चुका है। अगली चेंज में अगर हम आते हैं
नेक्स्ट चेंज हमारे पास कंपनीज एक्ट के स्केड्यूल ए में आया है। स्केड्यूल ए में आपको याद होगा कि वो कहता है कि जी अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने जा रहे हैं तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए आपके पास, अगर आप एक लाइसेंस बिजनेस है तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। वहाँ पे लाइसेंस बिजनेस विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू सब्जेक्ट टू द लाइसेंस आर एलिबरेटेड फर्दर। यहाँ पे लॉ ने सिर्फ और सिर्फ इसको बता दिया है जितनी भी NBFC बिजनेस है ये सारे के सारे लाइसेंस बिजनेस है। अगर आपने एसेट मैनेजमेंट करनी है, अगर आपने लीजिंग करनी है तो आपने SEC से लाइसेंस लेना होगा। वहाँ पे लाइसेंस ये सारे बता दिए गए कि ये वो बिजनेसेस हैं जो कि लाइसेंस बिजनेस है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं हुआ है। तो स्केड्यूल ए में NBFC के जो बिजनेस हैं उनको सिर्फ ऐड कर दिया गया है और कोई बड़ा चेंज नहीं आया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो अगला चेंज आया है, हम एक काम करते हैं, हम PSX रूल, अच्छा हम चलें इसको भी देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल में हमारे पास जो चैप्टर 20 है, उस चैप्टर 20 में हमारे पास एक चेंज आया है। वो चेंज क्या है सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज में हमारे पास फैरा में 2 चैप्टर थे, चैप्टर 19 था और चैप्टर 20 था। चैप्टर 20 में सिर्फ और सिर्फ ये जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट रेट फंड है, सिर्फ इस एक कंपनी को ऐड कर दिया गया है, इसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं है। फैरा में सिर्फ एक चेंज आया और वो ये है कि आपके पास फैरा चैप्टर 20 में जो जनरल एग्जाम्शन दी हुई थी, उस जनरल एग्जाम्शन में REIT रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड को भी ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें तो वो आपसे ये कहता है द एग्जिस्टिंग प्रोविजन अलाउ the non-resident to invest in REIT scheme listed at the stock exchange and through new public offer. In order to further facilitate the foreign investment in REIT scheme, in addition to the existing provision, it has been decided to allow the general permission to the REIT management companies to issue their units through private placement एंड ट्रांसफर सच यूनिट्स इन फेवर ऑफ नॉन रेजिडेंट। लेकिन वो होगा रिपेटेड बेसिस पे कि जब पैसे आपने इशू कर दिए तो आपके पास यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, सही, और अगर उसको वापस डॉलर चाहिए होंगे तो डॉलर उसके पास चले जाएगा। अकॉर्डिंगली द एग्जिस्टिंग पैरा दिस ऑफ चैप्टर 20 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल आर हेयर बाय रिप्लेस विद द फॉलोइंग: अ कंपनी और फर्म इंक्लूडिंग अ पार्टनरशिप और ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड और प्राइवेट फंड और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट रेट। बस ये ऐड हो गया, ये लॉ पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ इस लॉ में हमारे पास सिर्फ REIT को ऐड कर दिया गया है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। REIT अगर एक बाहर कोई बंदा है, गोरा है, अगर वो पाकिस्तान में किसी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को खरीदना चाहता है, बिस्मिल्लाह खरीद सकता है, सही है। अगर पाकिस्तान में कोई म्यूचुअल फंड्स हैं और वो बाहर पब्लिक ऑफर करना चाह रहा है अपने यूनिट्स को, बिस्मिल्लाह कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में अगर एक REIT है, अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रहा है, बाहर से एक फॉरेन इन्वेस्टर को लेकर आना चाह रहा है, बहुत सी कंपनीज में आपने देखा होगा प्राइवेट प्लेसमेंट होती है अक्सर। आप देखें हमारे स्टॉक एक्सचेंज में सारे के सारे फॉरेन इन्वेस्टर बैठे हुए, चाइना बैठा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे REIT के पास ये रिस्ट्रिक्शन थी और रियल एस्टेट तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में और फॉरेन इन्वेस्टर को करनी भी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में थी। तो अगर उसने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पाकिस्तान की ज़मीन को बेचना है उसने लेट से, और बाहर से एक बंदा आके वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, या उसने कोई मॉल वगैरह बनाया हुआ है या कोई प्लॉट वगैरह बनाया है या कोई बिल्डिंग वगैरह बनाई और उसके यूनिट्स वो बाहर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू बेचना चाह रहा है, बिल्कुल बेच सकता है। ओवरऑल लॉ में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ एक कंपनी को ऐड कर दिया गया है। जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी फैरा का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था, सब इंटेक्ट है, कोई चेंज नहीं है। दी ओनली चेंज मेरे प्यारे बच्चों कि वो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि यार क्या कहता है यहाँ पे REIT को भी ऐड कर दो, उसके अलावा और कुछ ऐड नहीं। बस ये हमारे पास फैरा में चेंजेस है। इसके अलावा अगर हम चेंजेस को देखें तो हमारे पास PSX रूल बुक में हमारे पास कुछ चेंजेस आई हैं प्यारे बच्चों। PSX रूल बुक में जो सबसे बड़ा चेंज है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चेंजेस पे मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देखें हमारे पास सबसे पहले अगर हम PSX में हम देखें तो अमेंडमेंट इन PSX रूल बुक, अमेंडमेंट क्लॉज 5.2.1 क्लॉज B, नो मेजर चेंज, ओनली चेंज इन एनेक्चर। एनेक्चर वैसे ही हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होते, सिर्फ एनेक्चर के फॉर्मेट को चेंज किया गया है, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इस वाले चेंजेस से बिल्कुल भी नहीं घबराना। उसके बाद आपको याद होगा कि जी स्पेशल डिविडेंड देके आप सब्सिडी बना सकते हो और सब्सिडी को स्टॉक लिस्ट कर सकते हो, वो एक अजीब सा क्लॉज आ रहा था, उसको डिलीट कर दिया गया है, सही है। तो कुछ एडिशन नहीं आया है, स्पेशल डिविडेंड वाली एक रिक्वायरमेंट थी PSX में, उसको डिलीट कर दी गई है। अगेन कोई बड़ा चेंज नहीं है, पहले एक चीज़ पढ़ रहे थे हम, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पेशल डिविडेंड वाली चीज़ को डिलीट कर दिया गया है PSX रूल बुक से। उसके बाद अगर मैं देखूं तीसरी अमेंडमेंट में, देखो अमेंडमेंट इन क्लॉज 5.22.4, इसमें भी कोई मेजर चेंज नहीं आया, सिर्फ एनेक्चर का फॉर्मेट चेंज हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास जो है, अच्छा आखिरी भी अमेंडमेंट देख लो तो आखिरी अमेंडमेंट पेनल्टी के क्लॉज थे। पेनल्टी के क्लॉज में भी सिर्फ उसे फाइनल स्लैब को अमेंड किया गया है और उसके अंदर मजीद एरियाज कवर कर देंगे। जो अगर आपने ये भी करा, ये भी करा, ये भी करा, ये भी करा, तो आपके ऊपर मजीद नॉन कंप्लायंस लग जाएगी। ये भी कोई सिग्निफिकेंट एग्जामिनेबल हमारे पास चेंज नहीं है।
अगर एग्जामिनेबल कोई चेंज है तो वो हमारे पास है पॉइंट नंबर 9 अमेंडमेंट इन PSX रूल बुक, कि जिसमें उसने क्लॉज 5.14 को अमेंड कर दिया है और उसने 5.15, 5.16 और 5.17 को डिलीट कर दिया है। तो जो डिलीट किया है उसने उन सारी चीज़ों को 5.14 में एक ही जगह पे कंपाइल कर दिया है प्यारे बच्चों। और जो हमारे पास 5.14 था वो वॉलंटरी डीलिस्टिंग से रिलेटेड था। कंपनी प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉलंटरी डीलिस्टिंग हैज़ बीन अमेंडेड, बाय बैक प्राइस क्राइटेरिया इज रीडिफाइंड, इसको चेंज कर दिया गया है। Pre and post requirement of the compliance are mentioned heading wise. The whole process of the voluntary delisting is consolidated in one clause. तभी आगे वाले clauses को delete कर देंगे। ये इसकी summary है, लेकिन एक एक changes मैं अभी आपके साथ बैठ के 10 मिनट में डिस्कस कर लेता हूँ। चलें जी बच्चों, ये हमारे पास एक चैप्टर था कन्वर्जन ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनी, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा था वॉलंटरी डीलिस्टिंग का। वॉलंटरी डीलिस्टिंग के अगर हम कॉन्सेप्ट में आए तो जो पुराना लिखा हुआ था उसको भी देख लेते हैं और जो नई चेंजेस आई हैं उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास अगर हम वॉलंटरी डीलिस्टिंग को देखें तो पहले हमारे पास जो वॉलंटरी डीलिस्टिंग करने अगर आप जा रहे हैं तो मार्केट से जो शेयर्स, जब आपने शेयर्स इशू करे थे मार्केट को तो आपने कुछ पैसे लिए थे, सही है। अब जब आप मार्केट से वापस से पैसे लेने जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जी शेयर्स मुझे वापस कर दो और मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट था कि जो प्राइस क्या होगी, वो आपने PSX से अप्रूवल करवानी थी, सही, PSX से उसकी परमिशन देनी थी। यहाँ पे प्राइसिंग का फॉर्मूला हमारे पास 5 प्रोवाइड करते थे। पहला था करंट मार्केट प्राइस, जिस दिन एक्सचेंज ने नोटिफिकेशन रिसीव करी है, एवरेज मार्केट प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू, अर्निंग मल्टीप्लायर अप्रोच और मैक्सिमम प्राइस एट विच द स्पॉन्सर हैड परचेज दिस शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट इन द प्रीसीडिंग 1 ईयर। ये 5 मेथड थे। इन मेथड में थोड़ी बहुत चेंजेस आई है, कुछ मेथड सेम है, कुछ में चेंज आ गई है। अब आपसे PSX रूल बुक क्या कहता है? PSX रूल बुक पहला मेथड आपसे कहता है वेटेड एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ द लास्ट 5 डेज। Weighted average closing price, market price of the last 5 preceding the date of the board meeting in which the company resolved to delist from the exchange। बोर्ड ने जिस दिन अप्रूव किया होगा उससे 5 दिन पहले आप देखें कि आपके पास वेटेड एवरेज प्राइस क्या आ रही है आपके स्टॉक की, वो पहला तरीका होगा। ये चीज़ अगर आप देखें, तो ऐसी कोई भी चीज़ पहले आपके पास मौजूद नहीं थी। यहाँ पे स्पेसिफिकली पिछले 5 दिन को वेटेड एवरेज, ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक न्यू रिक्वायरमेंट, फिलहाल मैं लिख रहा हूँ न्यू रिक्वायरमेंट है, सही है। उसके बाद वो कहते हैं 3 साल की वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑन द डे प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन विच द कंपनी रिजॉल्व टू डिलीट। अब वो कहता है आप सिर्फ पिछले 5 दिन की नहीं बल्कि पिछले 3 साल की वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस निकालें जिस दिन बोर्ड ने ये रिजॉल्व करा है कि जी हम डीलिस्ट होने जा रहे हैं, इन विच द कंपनी रिजॉल्व टू डीलिस्ट फ्रॉम द एक्सचेंज यूजिंग द क्लोजिंग मार्केट प्राइस, सही है। अगर आप इसको देखें तो ये चीज़ मेरे पास एवरेज मार्केट प्राइस से कुछ मैच कर रही है मेरे पास, लेकिन वहाँ पे कहता है डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीसीडिंग द डेट द एक्सचेंज रिसीव द नोटिफिकेशन अंडर रेगुलेशन दिस शुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज मार्केट प्राइस। यहाँ पे वो कह रहा है कि 3 ईयर वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस 1 डे प्रीसीडिंग डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन विच द कंपनी रिजॉल्व टू डिलीट फ्रॉम द एक्सचेंज। यहाँ पे जो चेंज आया वो ये आया कि जी बोर्ड मीटिंग से अब 3 साल पहले जाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि इस रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा अमेंड किया गया है, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है प्यारे, सही, इसको अमेंड किया गया। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी, द रीवैल्यूएशन शैल बी कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे अगर देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू पहले भी आ रहा था, इंट्रिंसिक वैल्यू अब भी आ रहा है। इसमें अपेरेंटली मुझे लग रहा है कि कोई भी चेंज हमारे पास नहीं है, नो चेंज। ये चीज़ पहले भी आ रही थी, ये चीज़ अब भी आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास नो चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है, कि ये पहले भी था और अब भी है। PE multiplier approach for profitable companies reporting a profit after tax at least in the year preceding the intimation of delisting, सही है। जहां आपने स्टॉक को इन्फॉर्म किया है उससे 1 साल पहले, 1 साल तक एटलीस्ट इन द ईयर, जिस साल आपने कम्युनिकेट एटलीस्ट उस साल आप प्रॉफिट कर रहे हो। PE multiplier approach for profitable company reporting a profit after tax at least in the year preceding the इंटीमेशन लिस्टिंग। तो जिस साल आपने कम्युनिकेट करा है उससे 1 साल पहले के जो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उसमें आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए। ये चीज़ अगर मैं देखूं तो इंट्रिंसिक अप्रोच प्यारे बच्चों पहले भी था, अर्निंग मल्टीप्लायर अप्रोच पहले भी था, अब भी था, लेकिन पहले 3 साल लिखा हुआ था, अब उसको चेंज करके 1 साल कर दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि रिक्वायरमेंट सेम है, फॉर्मूला सेम है, बस अब यहाँ पे सिर्फ अमेंड जो हुआ है वो ये हुआ है कि इसमें उसने आपको 1 साल कर दिया, तो इसको भी मैं कह सकता हूँ कि ये अमेंड हुआ है। मतलब ये चीज़ पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही है, थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है। ये चीज़ पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही थी, मोर और लेस सेम है हमारे पास, सही है। ये चीज़ अगर मैं देखूँ 3 साल की पिछले आपने वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस लेनी है, ये पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही थी, अब थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ नंबर्स को चेंज कर दिया गया है। पहले 3 साल आ रहा था, अभी जो आ रहा है वो पिछले 3 साल की वेटेड एवरेज प्राइस लेनी है। पहले अगर आप देखें तो आपको जो
पहले भी 3 साल था, लेकिन एक्सचेंज को जब नोटिफिकेशन हो तो इससे पिछले 3 साल लेने थे, अब उसको चेंज करके कर दिया गया है कि जब बोर्ड ने डिसीजन लिया उससे पहले के 3 साल आपको लेना है। फिर मैक्सिमम प्राइस एट विद द स्पॉन्सर परचेज दिस शेयर फ्रॉम द ओपन मार्केट इन द प्रीसीडिंग 1 ईयर। तो पहले भी ये लिखा हुआ रहा था, अब भी ये लिखा हुआ रहा था, इसमें भी मेरे पास कोई चेंज नहीं है, इस पे भी मेरे पास कोई चेंज नहीं है, सेम है। पहले भी 5 थे, अब भी 5 है सर, तो कुछ खत्म हो गया है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, करंट मार्केट प्राइस एज ऑफ द डेट ऑफ द एक्सचेंज रिसीव द नोटिफिकेशन, इसको चेंज करके अगर आप ये टेक्निकली स्पीकिंग देखें तो ये रिक्वायरमेंट अब हमारे पास नहीं कि जिस दिन आपको नोटिफिकेशन रिसीव हुई है उस दिन का रेट लेना है कि नहीं लेना, उसको वो नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि जी जिस दिन बोर्ड ने अप्रूव करी है, ये जो मेरे पास न्यू रिक्वायरमेंट आई है, पार्ट ए में जो मेरे पास न्यू रिक्वायरमेंट आई है, ये मेरे पास इसकी जगह आई है। उसने कहा कि नहीं, जिस दिन नोटिफिकेशन एक्सचेंज को रिसीव हुई उस दिन का रेट ना लें, आपने जिस दिन बोर्ड ने अप्रूव किया है उसके पिछले 5 दिन के आप वेटेड एवरेज प्राइस लें और वो जो रेट, तो इसकी जगह वो डिलीट हो गया, ये ऐड हो गया, 2 बिल्कुल सेम रहे और 2 में थोड़ी बहुत छोटी मोटी चेंजेस आ गई। पहले वो कहता था कि जी स्टॉक को पिछले 3 साल से, स्टॉक को जब कम्युनिकेट किया तो उसके पिछले 3 साल निकाला, वो कहता है बोर्ड को जब कम्युनिकेट किया उससे 3 साल। ओवरऑल मेरे कॉन्सेप्ट में प्यारे बच्चों कोई भी चेंज नहीं आया, सही है। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला जितनी मेहनत करके पढ़ाया अब भी वही है, पहले भी वही था। पी अप्रोच एक मुश्किल चीज़ थी पहले, आपको पेपर में पिछले 3 साल का डेटा, मतलब आप सोचें ना 1000 दिन का तो आईकैप नहीं देगा डेटा और आपको कहेगा वेटेड एवरेज, ये चीज़ दी हुई होगी, सही है। लेकिन आईकैप खेलेगा कैसे आपसे? आईकैप खेलेगा वेटेड एवरेज प्राइस फ्रॉम द डेट एक्सचेंज को कम्युनिकेट किया और वेटेड एवरेज प्राइस जब बोर्ड ने डिसीजन लिया। तो आपने पेपर में कौन सा लेना होगा? आपने पेपर में बोर्ड वाला लेना होगा। ये एक चेंज आया, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आया, सही है। अच्छा, बाकी जो क्लॉसेस डिलीट कर दिया उसको ऐड कर दिया। मैं एक छोटी सी चीज़ आपके साथ ऐड कर दूँ। पहले वॉलंटरी डीलिस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये था, पहले प्राइसिंग आती थी, प्राइसिंग हमने पढ़ा था, इन सब की इलस्ट्रेशन वगैरह प्यारे बच्चों हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास एक पूरी कंडीशंस आ रही थी, सही है। ये जो कंडीशंस हमारे पास आ रही थी और फिर जो हमारे पास प्रोसीजर्स आ रहे थे, कुछ चीज़ें कंडीशन में पहले लिखी हुई है, प्रोसीजर में बात लिखी है, कुछ प्रोसीजर में लिखी थी। अगर आप देखें तो इसकी सीक्वेंस नहीं बन रही थी, इस पूरे प्रोसेस की एक सीक्वेंस नहीं बन रही थी। इसी सीक्वेंस को मैंने ये कॉर्पोरेट कंप्लायंस अपने हैंडआउट में आपको लिखवा दी थी कि पहला मेथड क्या होगा, मतलब पहला स्टेप क्या होगा, बोर्ड रिजॉल्व करेगा, सही है। उसके बाद क्या होगा, बोर्ड का रेजोल्यूशन इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज को, बिकॉज मटेरियल इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को कम्युनिकेट होगा। फिर क्या होगा, सारे स्टेप मैंने आपको लिखाए थे बच्चों। PSX रूल बुक में स्टॉक एक्सचेंज ने यही चेंज किया है। जो एक स्ट्रक्चरल वे में चेंजेस आनी चाहिए थी, उन्हीं चीज़ को उन्होंने स्ट्रक्चरल वे में करा है, तभी आगे के क्लॉसेस डिलीट कर दिए, उन सबको ऊपर एक स्ट्रक्चर वे में लेके आ गए। 1-2 जगह पे चेंजेस आई है, लेकिन वो कोई मटीरियल चेंज नहीं है। मैं आपको बताता हूँ PSX रूल बुक ने क्या करा। PSX रूल बुक ने बायबैक क्राइटेरिया करा, फिर उसने कहा फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग, फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग। आपने इसके अंदर ये जो फॉर्मल एप्लीकेशन देंगे उसके साथ आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कराना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कराना है। इनमें से 90% डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके थे। 1-2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड हो गए। फॉर एग्जांपल, एनी आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ द एक्सचेंज। अगर आप एक्सचेंज में डीलिस्ट करने जा रहे हो तो बेटा एक्सचेंज की कोई ड्यूज तो आउटस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ ये एक चीज़ ऐड हो गई, ये पहले ऐड नहीं हुई थी, ठीक है। इसी तरीके से वैल्यूएशन रिपोर्ट वगैरह पहले भी आ रही थी, स्पॉन्सर्स की अंडरटेकिंग पहले भी आ रही थी, परचेस एजेंट्स वगैरह लिखा हुआ आ रहा था, शेयर होल्डिंग की डिटेल्स भी आपको 2-3 रिक्वायरमेंट उसने एडिशन बता दी है। ओवरऑल हमारे पास बाई बैक का जो प्रोसेस है या जो वॉलंटरी डीलिस्टिंग का प्रोसेस है वो चेंज नहीं हुआ है। यस, प्राइसिंग में थोड़ा बहुत चेंज आया था, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज वो भी नहीं है, सही है। हाँ, पहले ये था कि आपको स्टॉक को जिस दिन आपने कम्युनिकेट करा है उस दिन क्या प्राइस थी वो देखने का, वो नहीं। बोर्ड ने जब रेजोल्यूशन पास किया उसके पिछले 5 दिन क्या प्राइस लेने, इस तरीके से चेंजेस आई है हमारे पास। तो उसने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन जब आप देंगे, पहला स्टेप उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट जमा कराना है। जब आप ये डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो मिनिमम परचेस प्राइस क्या होगी, वही जो ऊपर आपने फॉर्मूला निकाला उसको स्टॉक एक्सचेंज रिव्यू करेगा, उसके बेसिस पे मिनिमम परचेस प्राइस बताएगा। ये हमारे पास एक न्यू रिक्वायरमेंट आई है, क्वांटम टू क्वालिफाई फॉर डीलिस्टिंग। जब मैं डीलिस्ट करने जा रहा होता तो मुझे पब्लिक से पैसा खरीदना होता है। स्टॉक, अगर आप लेक्चर को रिकॉल करें, स्टॉक एक्सचेंज आपको 2 चीज़ें बताता है। कहता है, पहली चीज़ आपको बताता है कि बेटा मिनिमम इतने शेयर्स आपने खरीदने हैं, उस प्राइस पे खरीदना है। ये जो मिनिमम शेयर्स की रिक्वायरमेंट डालते हैं कि बेटा इतने शेयर्स खरीदने हैं, सही है। ये मेरे पास कहलाता है कि जी इतने क्वांटम ऑफ शेयर्स मैंने खरीदे। इसके ऊपर PSX ने आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी है। उसने कहा अगर स्पॉन्सर के पास लेस देन 90% होल्डिंग है, स्पॉन्सर शैल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग टू एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल शेयर ऑफ द कंपनी टू क्वालिफाई फॉर डीलिस्टिंग, सही है। मार्केट से इतना उठाना पड़ेगा। वेयर द स्पॉन्सर होल्डिंग इज 90% अबव, इट शैल नॉट बी मैंडेटरी फॉर देम टू परचेज एनी मिनिमम क्वांटम ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग टू क्वालिफाई फॉर डीलिस्टिंग।
However, the sponsor shall be obligated to purchase shares from the minority shareholders during the initial buyback period and for a further period of 1 year as per the requirement of this regulation. अगर आपको PSX के पास आप जाएंगे तो PSX आपको कहेगा ठीक है, आपने 29 रुपये का प्राइस है और आपने मार्केट से इतने शेयर्स परचेज करना है, ये आपके ऊपर एक रिक्वायरमेंट डालता था, सही है। लेकिन अगर आप बोलो बेटा मार्केट क्या, मैं स्पॉन्सर हूँ, मेरे पास 94% शेयर होल्डिंग आ रही है, तो अब वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर आयत नहीं करेगा कि ये मिनिमम प्राइस है, इस पर आपने शेयर से खरीदना है। लेकिन चूंकि आप जब आप वॉलंटरी डीलिस्ट करोगे तो जो माइनॉरिटीज होंगी वो तो 6% है, उससे आपने शेयर्स खरीदना आपकी ऑब्लिगेशन है, सही है। तो स्टॉक कहता है मैं आपकी तरफ कोई क्वांटिफिकेशन या फिर आपके ऊपर मिनिमम कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर रहा। ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा न्यू कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद मीटिंग कॉल होगी, मीटिंग के बाद पोस्ट जनरल मीटिंग, फिर पोस्ट जनरल मीटिंग के बाद इनिशियल बायबैक पीरियड स्टार्ट होगा, फिर पोस्ट इनिशियल बायबैक पीरियड स्टार्ट होगा, फिर सक्सेसफुल बायबैक होगा, फिर नोटिस दिया जाएगा और फिर स्पॉन्सर्स की ऑनगोइंग ऑब्लिगेशन क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और हमने इसी तरीके से, अगर आप देखें एग्जैक्टली इसी तरीके से चीज़ें पढ़ी थी। परचेज पीरियड कमेंस्ड होगा, मीटिंग का नोटिस जाएगा, मीटिंग कॉल की जाएगी, मीटिंग कॉल हो जाएगी, मेमोरेंडम ऑल्टर्ड होगा, मेमोरेंडम जब ऑल्टर्ड बिकॉज आपकी कंपनी की टाइप चेंज हो चुकी है, ये मेमोरेंडम ऑल्टर होगा, वो जमा कराया जाएगा। उसके बाद आपने बायबैक पीरियड 60 दिन तक आपने चीज़ें खरीदनी है, कमेंट्स कब होगा, उसके बाद आपने 21 दिन में ये पोस्ट रेगुलेशन, ये सारी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। हमने इसी सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ी थी प्यारे बच्चों, और आप PSX में जो चेंजेस आई हैं वो यही चेंज आ गया है कि उसने उसको बिल्कुल कह दिया कि पहले एप्लीकेशन दोगे, फिर SEC पर अप्रूवल देगा, SEC ने अप्रूवल दी तो आपको AGM कॉल करनी पड़ेगी, AGM की ये रिक्वायरमेंट है, AGM कॉल हो जाएगी तो फिर आपने मतलब शेयरहोल्डर ने भी अप्रूवल दे दी तो फिर आप बायबैक करेंगे, तो बायबैक का पीरियड इस टाइम से स्टार्ट होगा, 60 दिन का होगा, 1 साल का होगा, वो सारी चीज़ों के जब बायबैक हो जाएगी तो आपने ये एप्लीकेशन PSX में जमा करानी है, रेगुलेटर को जमा करानी है। ये सारे तरीके हमने वैसे ही पढ़े थे, PSX ने उसको यही कर दिया है और इसके अंदर 2-3 रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर दिया है। लाइक फॉर एग्जांपल आप PSX में एप्लीकेशन दे ही नहीं सकते अगर आपके एक्सचेंज क्लियर ड्यूज़ क्लियर नहीं है, ये 2-3 रिक्वायरमेंट। तो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आप जब पढ़ ही रहे तो आपने ये 5.14 को पूरा पढ़ लेना है, सही है, 5.14 को पूरा पढ़ लेना है। स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट, लॉजिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी वो एग्जैक्टली सेम है प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमारे पास जितनी भी की अमेंडमेंट्स है वो सारी की सारी ख़त्म होती है। मैं आपको इसके ऊपर, हमारे पास एक एग्जांपल है बायबैक की। हमारे पास यहाँ पे इसी चैप्टर में हमारे पास जो हम वॉलंटरी डी लिस्टिंग कर रहे थे, इसके ऊपर एडोस पाकिस्तान की एक एग्जांपल है, हम इसको भी अलग से क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।